बेटा शांत हो जाइए। देखिए अब पहले बात करते हैं किसकी बेटा, ग्रेविटेशन की। ग्रेविटेशन बेटा, ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन बेटा आप बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा बातें बिल्कुल नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज ग्रेविटेशन। यहां पे दो बॉडीज जिनका कुछ भी मास है, वो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, और यही क्या है बेटा, ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन क्या है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। अब बात करते हैं बेटा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बेटा ये क्या होता है? बेटा ये है कि एवरी बॉडी या एवरी ऑब्जेक्ट, चलो अभी लिखते हैं बॉडी पे, एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, every body in this universe attracts every other body, every other body with a force, with a force which is, with a force which is directly proportional, directly proportional to the product of their masses, to the product of their masses, and inversely proportional to the, and inversely proportional to the square of distance between them। हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रही है एवरी अदर बॉडी को, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के। जैसे कि आप देख सकते हैं जो F है वो प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2, जहां पे ये m1 है एक मास और यहां पे m2 है दूसरा मास। इनके बीच का सेपरेशन है r। F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। तो यहां पे हम बोलते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r का स्क्वायर, और जैसे ये हटेगा प्रोपोर्शनल तो F इक्वल्स टू आएगा G m1 m2 बाई r का स्क्वायर। जो R है, R आप बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। R आप बोलते हैं बेटा सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। बेटा ये तब बोलते हैं आप R को जब ये बात आपको मालूम हो कि दोनों मास कैसे हैं बेटा, पॉइंट साइज मास है। क्या है बेटा, पॉइंट साइज मास है। अगर बेटा मान लीजिए कुछ ये बड़े बड़े स्फीयर्स हैं बेटा, है ना, और फिर आप मास की, फिर आप R की बात करेंगे, तो अगर मासेस बड़े हैं या आप कह सकते हैं जो साइज वो स्फीयर है, तो आप कहेंगे इस केस में R होगा सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स।
ठीक है बेटा। सेंटर्स का सेपरेशन क्या है बेटा, आर है अगर मासेस बड़े हैं, अगर मासेस छोटे हैं तो वो क्या है बेटा, सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, तो आप देखें जैसे ही हटा प्रोपोर्शनल, अभी हमने देखा कि m1 m2 बाई आर का स्क्वायर, तो जैसे ही हटा प्रोपोर्शनल यहाँ पे g m1 m2 बाई आर का स्क्वायर आया बेटा, जहां पे ये g क्या बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g क्या बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पे जाके आर स्क्वायर इंटू होगा, एफ किसमें है, न्यूटन में, तो क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। साफ साफ बेटा बात समझ में आती है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है बेटा, अब है ना, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी होगी। ठीक है बेटा, हाँ। अब देखते हैं ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है बेटा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आपको पता ही है बेटा, ये क्या बन चुका है बेटा, फोर्स इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में m1 m2 बन चुका है ना बेटा जी। हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या सबको पता है कि डायमेंशन फोर्स की होती है mlt-2, है ना बेटा। और यहां पे जो r है इसका l2 हो गया, क्योंकि लेंथ का स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बेटा, m का स्क्वायर, मास को m से लिखेंगे तो m का स्क्वायर हो गया बेटा। ऊपर गया तो m की पावर तो आ गया -1, l की पावर 3 आ गई और t की पावर बेटा क्या आ गई, -2। बेटा ये क्या है, डायमेंशन है किसकी बेटा, हाँ, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप स्पेस में कहीं जाएं कहीं चले जाएं, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, फिक्स रहेगा, इस पे कोई बदलाव नहीं आता, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है बेटा, समझे बात को। तो अब मैं जरा बात कर लूं तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, जो जी है, वो क्या बेटा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। क्या क्या बेटा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। बेटा से कहीं भी रख लो, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक है बेटा, अगली बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ, हाँ, ग्रेविटेशन बिटवीन two bodies will remain same even if a third body comes in contact with them। इसका मतलब बेटा ये होता है कि मान लीजिए यहां पे एक मास m1 है बेटा, यहां पे एक मास m2 है, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कुछ F1 है। अगर मैं एक थर्ड मास यहां पे ले भी आया तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो अभी भी वही रहा जो पहले था। किसी भी थर्ड ऑब्जेक्ट के आने से इन दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप ये बोले कि ये मास m1 पे नेट फोर्स कितना लगा, तो भाई वो तो बढ़ जाएगा, इससे लगेगा और इससे भी लगेगा, पर
पर नेट फोर्स बड़ा किस पे, m1 पे। पर अगर मैंने कहा m1 और m2 के बीच में कितना फोर्स है बेटा, तो वो अभी भी उतना ही है जितना पहले था। किसी थर्ड बॉडी के आ जाने से कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है बेटा, वीकेस्ट फोर्स है। फंडामेंटल फोर्सेस जितने भी हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सा बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप प्रैक्टिकली तभी देख सकते हैं जब कोई एक बॉडी इतनी बड़ी हो, जैसे अर्थ, जुपिटर, मून, इट मींस सेलेस्टियल बॉडी हो। कैसी बॉडी हो बेटा, सेलेस्टियल बॉडी। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन feel practically if one of the body is celestial body। अगर सेलेस्टियल बॉडी ना हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कुर्सी मुझे खींच लेगी, मैं कुर्सी को खींच लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कोई भी एक बॉडी सेलेस्टियल बॉडी होगी तो ही आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अरे भैया तू और मैं सिंपल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी तो है नहीं, तो हमारे द्वारा को खींच के नहीं आएगा। किसी से खींच के आएगा तो किससे आएगा, सेलेस्टियल बॉडी, चांद तारे सूरज, चांद तारे सूरज हमारे हैं। ठीक है। हाँ ये तो आसान पॉइंट था यार, दोबारा दोबारा बुलवाया मुझे, सांस फुलवा रहे हो मेरा, बुढ़ापा आ रहा है वैसे मुझे। ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट बात, ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ये तो मैंने कई बार तुम्हें बता दिया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। बेटा इसका मतलब क्या होता है बेटा, कि वर्क डन बाय देम या बाय इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अरे याद है ये बात तुम्हें, इसके ऊपर पूरी कहानी सिखाई गई थी ना, किसके ऊपर, कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। किसी सर्कुलर पाथ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है सर्कुलर पाथ पे वो क्या होता है, 0। ठीक है बेटा। इसके बाद हमने एक स्टेटमेंट और सीखी थी, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। मतलब कि ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए यहां पे एक ही मास m1 है, यहां पे एक मास m2 है, ये भाई सब इनकी सेंटर्स की लाइन को चाहे यहां ले जाओ मास को, चाहे यहां ले जाओ मास को, ये इनके सेंटर की लाइन को ज्वाइन करते हुए अलोंग ही बनेगा। तो ऐसे घुमाओगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है। और ये कहां पे रहेगा, सेंटर पे ही रहेगा। समझे बात को बेटा, पक्की बात है, कोई दुख की तकलीफ की बात तो नहीं है। नेक्स्ट बात, मान लीजिए ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है, जो m1 मास है वो m2 पे फोर्स लगाएगा।
m1 मास ने अगर m2 पे फोर्स लगाया तो मैं कहूंगा भाई इस पे कोई फोर्स लग रहा है। अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है तो इसका मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। भाई अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाए किसी बॉडी पे तो उस बॉडी में क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो उसका मोमेंटम क्या हुआ, कंजर्व नहीं रहा। समझ रहे हो ना भाई, स्पीड बढ़ गई तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहा, मोमेंटम बढ़ गया फिर घट गया तो मोमेंटम क्या होगा, नॉट कंजर्व्ड। क्या बात है। ऐसे ही अगर मैंने इस पे भी देखा तो इस पे क्या लग रहा है फोर्स, कुछ इससे फोर्स लग रहा है तो इसका भी मोमेंटम क्या आ गया, नॉट कंजर्व्ड। पर जब मैं सिस्टम की बात करूंगा, पर मैं जब पूरे सिस्टम की बात करूंगा, इस सिस्टम की, इस सिस्टम, दोनों मासेस को मैंने एक सिस्टम मान लिया। जब दोनों मासेस सिस्टम माने जाएंगे तो इसका मतलब अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स occur in action reaction pair. Gravitational force occur in action reaction pair. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसे सर्टेन फोर्स से, एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये भी इसको एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, पर फोर्स तो अपोजिट हो गए। ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है यहां को, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है यहां को। फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है और डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। जब फोर्स लगते हैं डिफरेंट बॉडी पे, जब फोर्स लगते हैं बेटा डिफरेंट बॉडी पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, बात समझिए। अगर मैं दीवार को पुश कर रहा हूं तो मैंने फोर्स दीवार पे लगाया, दीवार में फोर्स मुझ पे लगाया, तो ये एक्शन रिएक्शन हो गया। अगर दोनों ही फोर्स मुझ पे लग रहे होते तो एक्शन रिएक्शन नहीं होते। ठीक है बेटा, समझ गए। तो यहां पे हम कहते हैं कि इस मास ने इसको अट्रैक्ट करा और इस मास ने इसको अट्रैक्ट करा, तो अगर इसका फोर्स एफ होगा तो इसका फोर्स माइनस एफ होगा। दोनों का जो नेट हो गया, दोनों का जो नेट हो गया बेटा वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फिर जब दोनों का नेट जीरो हो गया तो मैं कहूंगा यार इस पे जो एक्सटर्नल नेट फोर्स था वो तो जीरो हुआ सिस्टम पे, और जब नेट फोर्स जीरो हुआ तो मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। तो इस मास का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, इस मास का मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बट सिस्टम का मोमेंटम क्या है बेटा, कंजर्व है। क्या लास्ट टाइम सब मैंने बोला था ये, बात बोली थी, अब बोलेंगे ना। ठीक है बेटा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व। ठीक है बेटा, क्लियर बात। तो कुछ बात तो पहले वाली भी होंगी, कुछ बातें, बहुत सी बातें नहीं होंगी। ठीक है, लिखिए फटाफट से। तो हम लोग अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे किसी मास पे निकल सकता है। देखिए मान लीजिए ये एक स्क्वायर के चार कॉर्नर और इन चारों पे एक मास रखा हुआ है m। यहां पे मास m रखा है, यहां पे मास m रखा है, यहां पे मास m रखा है, यहां पे मास m रखा है। ठीक है, तो सवाल है कि फाइंड नेट फोर्स। क्या कहता है बेटा, फाइंड नेट फोर्स इन एनी ऑफ चलो आप इसमें फिक्स कर लो कि आप जो पॉइंट ए पे मास रखा है आप उस पे नेट फोर्स निकालने वाले हैं। ठीक है, आप उस पे नेट फोर्स निकालने वाले हैं।
तो मेरे को बात समझ में आती है कि यहां जो मास रखा गया है पॉइंट ए पे, जो मास रखा गया है उस पॉइंट ए पे बी वाला जो है ये इसे यहां पे अट्रैक्ट करेगा बेटा, है ना बेटा। ऑब्वियस सी बात है, क्या ये अट्रैक्शन फोर्स है। ये वाला, अबे यार क्या है बकैती, ये वाला मास इसे करेगा अट्रैक्ट और ये वाला मास इसे करेगा अट्रैक्ट। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा यहां पे मैं देखूंगा कि पहले फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी, फिर फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। बेटा बिल्कुल सही, जी की वैल्यू बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मीडियम हो कोई मास हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारी तरह ढीट है बेटा। क्या है बेटा, ढीट है बेटा, ठीक है। तो यहां पे m1 ये हो गया m का स्क्वायर। ऐसा मान लो कि बेटा ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड a है, ये साइड a है, तो अपॉन में कितना बच्चे a का स्क्वायर। मैं एक काम कर लेता हूं, मैं इस फोर्स को F नाम दे देता हूं, ठीक है। अब बेटा अगेन यहां पर भी कितना होगा बेटा, जी एम का स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा a का स्क्वायर। बेटा मैं फिर से इस फोर्स को F नाम दे देता हूं, ठीक है बेटा, क्या बात है यार। फिर मैं बात करता हूं FAC। बेटा हम ध्यान रखना इस चैप्टर को तमीज से पढ़ना, क्योंकि अगर इसका तमीज से पढ़ते हैं तो क्लास 12th का चैप्टर 1 आपका आधा पूरा हो जाता है बेटा, बल्कि आधा क्यों, मोस्टली पूरा ही पूरा जाता है, एक अटक छोड़ के। हाँ, तो इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना चैप्टर, आप एक नहीं दो पूरे करने वाले हो, ठीक है। जैसे यहां पे हो रहा वैसे ही वहां पर होगा। FAC, तो बेटा सबको पता है कि बेटा ये जो दूरी है बेटा, ये जो दूरी है, अगर ये a है ये a है, तो ये कितनी बेटा √2 है। कितनी बेटा √2 है। तो ये बन जाएगा जी एम का स्क्वायर और कितना बेटा √2a का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा जी एम का स्क्वायर अपॉन में कितना बेटा 2a का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये पूरा क्या है, ये पूरा f है, तो ये कितना बन गया बेटा f/2। ये क्या बन गया बेटा पूरा f/2। अब मैं देखूंगा इस पॉइंट ए पे एक फोर्स यहां को, एक फोर्स यहां, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। मान लो वो f डैश है, क्या है f1 मान लो, क्या मान लो f1। अब किस किस को पता है कि बेटा एक फॉर्मूला था बेटा f स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना बेटा। क्या आ गया f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर कितना बच्चे cos 90 डिग्री। बेटा cos 90 कितना होता है 0, तो बेटा यहां पे जो f1 आया बेटा वो कितना आ गया f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर 2f का स्क्वायर, बेटा कितना आ गया √2f। कितना आ गया, वेरी गुड, √2f आ गया। अच्छा FAC फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, बेटा वो क्या है, वो तो f/2 है। तो बेटा क्या आप ये बोल सकते हो कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो F1 आया जो इन दोनों का रिजल्टेंट था, इस डायरेक्शन में एक फोर्स और आया पास था बेटा, वो क्या आया FAC। तो जो बेटा नेट फोर्स होगा बच्चे वो क्या होगा F1 प्लस FAC। ये क्या होगा बेटा नेट फोर्स होगा। तो जो नेट फोर्स आ गया बेटा कितना आ गया वो √2f प्लस f/2। यहां से आपने f कॉमन लिया तो बेटा √2 प्लस 1/2, √2 प्लस 1/2। ठीक है बेटा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, है ना। यहां पे ट्रायंगल बना हुआ है बेटा, ट्रायंगल कैसा बेटा इक्विलेटरल। ट्रायंगल कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो साइड यहां पर भी a मान लो, साइड यहां पर भी a मान लो और साइड यहां पर भी a मान लो। यहां भी आपने मास m माना,
यहां भी आपने मास m माना और यहां पर भी आपने मास m माना। ठीक है बेटा, हमको बताना है नेट फोर्स कहां पे, सेंट्रॉइड पे। कहां पे, सेंट्रॉइड पे बताना है आपको नेट फोर्स। फाइंड एफ नेट एट सेंट्रॉइड। अभी सबको बेटा ये बात तो पता है कि क्या होता है सेंट्रॉइड, क्या होता है। जहां पे सारे मीडियंस कट कर जाते हैं बेटा वो क्या होता है, सेंट्रॉइड। जहां पे सारे मीडियंस कट कर जाए बेटा वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ये देखिए आपको पता है यहां पे बल्कि एक मास रख दो m, क्योंकि जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं बेटा तो फोर्स तो दो मासेस के ही बीच में लगने वाला है। तो मैंने सेंट्रॉइड पे बेटा, मैंने सेंट्रॉइड पे क्या रख दिया बेटा, एक मास रख दिया है। ठीक है ना। तो ये मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा, ये मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा और ये मास भी इस मास को अट्रैक्ट करेगा। बेटा ट्रायंगल है इक्विलेटरल, बेटा ये है मीडियंस। क्या है बेटा ये, बेटा अगर लेंथ यहां पर x है तो बेटा लेंथ यहां पर भी x है और बेटा लेंथ यहां पर भी क्या है बेटा, x है। मीडियन ट्रायंगल को अगर पूरा एंगल 60 डिग्री, बेटा ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बच्चे ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो बेटा सब जानते हैं, दुनिया जानती है कितना बेटा, 120 डिग्री है। ठीक है। तो अब अगर ये पॉइंट जो O है बेटा, इसमें जो मास M रखा है मिश्रा जी, उस मास पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स यहां को और एक फोर्स बेटा यहां को, और इसके बीच में जो एंगल है बेटा वो कितना है, 120 डिग्री। बेटा हम सब जानते हैं इसका रिजल्टेंट आएगा बेटा, इसका रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट बेटा कहां को आ जाएगा बेटा, यहां को रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, सबको पता है बेटा ये जो फोर्स होगा बेटा वो क्या फोर्स होगा, F बराबर G m का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। बेटा यहां भी क्या फोर्स होगा, G m स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। मैं हालांकि प्रूफ कर रहा हूं पर आप एक बात याद कर लेना आज की बात हमेशा, कि अगर दो फोर्स F और F हैं, दो इक्वल फोर्स हैं और उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका नेट फोर्स भी F ही आता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अगर दो फोर्स F और F हैं और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका नेट भी कितना आएगा बेटा, F ही आएगा। समझ गए। तो बेटा इसको मैं कुछ F डैश मान लूं, ये F डैश क्या है, नेट है। मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो वो क्या बनेगा बेटा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर इंटू कितना बेटा, कॉस 120 डिग्री। तो बेटा F डैश बराबर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर 2F स्क्वायर। बेटा कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। ये बात कई बार लिखवाई गई है, बताई गई है, अब याद होनी चाहिए। इससे ये कैंसिल हुआ बेटा, ये -F स्क्वायर, F स्क्वायर बेटा कितना आ गया, F आ गया। अब तो इस पॉइंट पे नीचे को तो बेटा एक फोर्स F आ रहा है और बेटा F फोर्स ही कहां को आ रहा है बेटा, ऊपर को आ रहा है। तो जो F नेट आया किस पे बेटा, मास एट O पे, बेटा वो कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। इस पे जो नेट फोर्स लगा वो क्या लगा, 0 लगा। इसी कहानी को बदल देता हूं मैं एक मास को चेंज करके। अगर मैं एक मास चेंज करूंगा तो मुझे x फाइंड करना पड़ जाएगा और वो हम देख लेते हैं। अगर मैंने मास चेंज कर दिया तो मुझे x फाइंड करना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, एक मास यहां माना बेटा, एक मास यहां माना बेटा और एक मास यहां माना बेटा। अनस भाई मन में ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि मास यहां मान लू, यहां मान लू, यहां बेटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेंथ कैसे निकालोगे। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं स्टैंडर्ड जहां पे आपको मालूम होता है कि इसकी वैल्यू निकल सकती है, इसलिए हम वो वैल्यूज देते हैं बेटा। ठीक है ना। तो बेटा अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मास है बेटा वो m है, यहां जो मास मान रहा हूं 2m मान रहा हूं और यहां पे एक मास क्या मान रहा हूं, m मान रहा हूं।
अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे नेट फोर्स निकालना है सेंट्रॉइड पे एक मास m रखा हुआ उस पे, ठीक है, सेंट्रॉइड पे। अब मैंने क्या कहा, सेंट्रॉइड पे एक मास रखा हुआ है। पहले बता सकते, इसे क्वेश्चन कराया था ना पहले, ये भी कराया था, सब कराया था, हम बस आएंगे धीरे धीरे, टफ पे भी आएंगे, ठीक है। तो बेटा अब मैंने मास रख दिया, तो बेटा ये सबको पता है बेटा, ये मास m इसे खींचेगा अपनी तरफ को, ये मास m इसे खींचेगा अपनी तरफ को, और बेटा ये मास m इसे खींचेगा अपनी तरफ को, तो ये मास इसे खींचेंगे। सही है बेटा। दूरी बेटा x है, दूरी बेटा x है, दूरी कितनी है बच्चे, x है। अब समस्या की बात है कि ये फोर्स और ये फोर्स सेम नहीं है, ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स सेम नहीं है। तो चलो पहले तो हम बाकी तामझाम करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अब पॉइंट O पे जो मास रखा हुआ है m, पॉइंट O पे जो मास रखा हुआ है m, उसको एक यहां को फोर्स लग रहा है और उसको एक यहां को फोर्स लग रहा है। बेटा मैं अगर इस फोर्स को F1 बोलूं तो बन रहा है G m का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, m1 m2 अपॉन में सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज। जो F2 बन रहा है बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा G इंटू 2m का स्क्वायर, बिकॉज 2m इंटू m, 2m का स्क्वायर, और बेटा अपॉन में कितना बच्चे, x का स्क्वायर, और अगर मैंने ये 2 बाहर लिखा तो gm का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर, जो कि कुछ नहीं बनेगा 2f बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, 2f बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बेटा मेरी बात को, पक्का समझ पा रहे हैं बेटा मेरी बात को। इन दोनों से के बीच में जो एंगल है कितना बेटा, वो 120 डिग्री है। तो मेरे को बात समझ में आती है और तुमको भी बात समझ में आनी चाहिए कि ये बनेगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, क्या किसके इक्वल है ये जो F डैश बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है बेटा, F डैश, इस F1 और F2 का रिजल्टेंट है ना, वो है बेटा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, तो 2F1 F2 cos 120 डिग्री है ना। तो बेटा यहां पे जो F डैश आएगा वो बेटा कितना आएगा, F1 का स्क्वायर। बेटा मैं एक काम करता हूं, इसको अगर मैंने F माना तो ये 2F है ना बेटा, है ना। तो देखिए क्या बनेगा, F का स्क्वायर 4F का स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F, और बेटा कॉस कितना है बेटा, ये कॉस 120 इज -1/2। बेटा इससे लपेट दो, ये -2F स्क्वायर बना, यहाँ पे 4F स्क्वायर है, 5 - 2 3, तो F डैश मिश्रा जी कितना आया, ये आ गया √3F। क्लियर मिश्रा जी। अब मुझे क्या ये बात समझ में आती है कि यहां पे तो आ गया √3F, मिश्रा जी यहां पे क्या आ रहा है F, तो मैं कहूं नेट फोर्स एट O ऑन मास, या फिर नेट फोर्स किस पे, एट मास M, जो कहां पर है बेटा, फोर्स ऑन मास M एट O, बेटा वो आया √3F माइनस F। क्या है बेटा, √3F माइनस F। मैंने F कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, √3 - 1 इंटू F। अब समस्या की बात क्या है बेटा, समस्या की बात है, समस्या की बात बेटा ये है कि ये जो x है ये हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि f की वैल्यू क्या लिखी हमने, g m का स्क्वायर बाई x का स्क्वायर। हमें x नहीं पता, हमें x निकालना पड़ेगा। क्या मैं जानता हूं कि मीडियन जो ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, ये इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, मैं जानता हूं।
जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट बी है, अगर ये पॉइंट सी है, तो जो एओ है, तो जो एओ पॉइंट है बेटा वो कितना होगा 2/3 ऑफ मीडियन। होगा कि नहीं होगा बेटा 2/3 ऑफ मीडियन? भाई 2:1, तो मतलब 2 पार्ट है पूरे 3 का, तो 2/3 ऑफ मीडियन, रेशियो अपॉन में सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल। सबको आता है ये, है ना। अब बेटा मीडियन निकालना है हमको। क्या करना है? मीडियन निकालना। ले बेटा ये दूरी कितनी है ए, ये भी क्या था दूरी मान लो ए, ये भी क्या थी मान लो ए, था ना इस क्वेश्चन मैंने ए माना था बेटा। यहां मैंने तो ए, तो ये कितना हो गया बेटा a/2। तो यहां लगी पाइथागोरस थ्योरम। क्या बेटा? तो किसको आता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस a²/4 कितना बेटा? तो ये आ गया x, सॉरी ये आ गया मीडियन। क्या गया पूरा ये? तो x क्या था? x था 2/3 ऑफ मीडियन, है ना। इससे ये कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल। कितना आया? a/√3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a/√3। यहां वैल्यू पुट करूंगा तो जो फोर्स है वो कितना आया बेटा? gm का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर, ऊपर गया 3 से इंटू, तो f आ गया 3gm का स्क्वायर अपॉन में। क्लियर है बेटा? है ना। अभी तक मैंने सारे के सारे क्या लिए बेटा? पॉइंट मासेस लिए हैं। मैंने अभी तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मास नहीं लिया। अब बेटा अब आ गया नया मास। बेटा ये एक रॉड है, ये एक रॉड, और इस रॉड के पास यहां पे एक मास रख दिया बेटा मैंने m। ठीक है, ये रॉड है, जिस रॉड की लेंथ है l, जिस रॉड की लेंथ है l, इस रॉड का मास है कैपिटल M और इसका मास क्या बेटा? स्मॉल m। और ये जो मास है ये इससे कितनी दूरी पे है? d दूरी पे है। मैं कहूंगा फाइंड नेट फोर्स ऑन मास स्मॉल m ड्यू टू रॉड। बेटा किया हुआ क्वेश्चन है क्या? ये तो नहीं किया होगा, ये भी किया मैं करा है। तूने बेटा नहीं कहा, तू कहीं से पढ़ रहा होगा ना तूने। अरे नहीं मैं तो कराया नहीं। चलिए देखिए, अब यहां पे क्या है? ये जो रॉड है, आप इस रॉड को बोल सकते हैं कि ये मल्टीपल पॉइंट मासेस से बना हुआ है। ये जो रॉड है ये क्या कह सकते हैं? मल्टीपल पॉइंट मासेस से बना हुआ है। क्या आप कह सकते हैं सर? ये जो रॉड है ये मल्टीपल पॉइंट मासेस से बनी हुई है। देखिए बेटा, जैसे कि ये मान लीजिए यहां पे मास है, इसका जो सेपरेशन डी है, पर जो यहां पे मास होगा उसका सेपरेशन इससे अलग होगा। फिर यहां पे एक मास है, उसका अलग है। तो दूरी लगातार मासेस के बीच में बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि दूरी क्या है? फिक्स है। ऐसा नहीं है कि दूरी क्या है बेटा? फिक्स है। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा? मैं मानता हूं कि यहां पे एक आपने बहुत छोटा पोर्शन dx पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया बेटा? जो मास है इस रॉड पे बेटा वो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बेटा क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा। ठीक है, तो मास जो है मास ऑफ रॉड
ऑफ लेंथ L इज M, है ना। तो बेटा फिर मैं बोलूंगा मास पर यूनिट लेंथ। बेटा देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे जितने क्वेश्चन है, मतलब मैं सब में जो जो क्वेश्चन पॉसिबल है सब कुछ कर दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो मास पर यूनिट लेंथ बेटा क्या होगा बेटा, m/l। क्या होगा, m/l। तो अब ये मास कैसा है, ये मास है पर यूनिट लेंथ का मास। किसका मास है बेटा, ये पर यूनिट लेंथ का मास है। अगर ये मास पर यूनिट लेंथ का है बेटा, तो dx लेंथ के लिए तो जो dm मास होगा, बहुत छोटा जो मास होगा बेटा, इस पर यूनिट लेंथ मास को आप बहुत छोटी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हो। अगर आपने ये जो मास है, ये है मान लीजिए कि 1 मीटर लेंथ का इतना मास है, तो मुझे 5 का निकालना है, 5 से इंटू किया, 10 का निकालना, 10 से इंटू कर दिया, और dx निकालना तो dx से इंटू कर दिया। पर जब मैंने इसको dx से इंटू किया तो बहुत ही कम मास आया, और उस मास को मैंने क्या बोल दिया, dm। क्या बोल दिया बेटा, dm। क्या बोल दिया, dm। अब इस dm मास से जो लगेगा फोर्स का लगेगा df। फोर्स के लिए क्या थी, g m1 इंटू m2। इसका मतलब स्मॉल m इंटू m/l dx, है ना। अब ये दूरी आपने मान ली किसी x दूरी पे ये मास है, किसी x दूरी पे ये मास है, तो आपने बोला अपॉन में x का स्क्वायर। पर अब ये जो लेंथ x है ये वैरी होगी। मुझे बताओ चारू बेटा, सबसे पहले जो दूरी होगी जब इस पॉइंट पे होगा तो दूरी क्या होगी, स्मॉल d। जब एंड पॉइंट पे होगा तो दूरी कितनी होगी, ये l और ये d का सम। तो क्या दूरी की लिमिट d से लेके l/l प्लस जाएगी, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, पक्का पक्का, बात पल्ले पड़ गई, क्या बात है बेटा, क्या ही बात कह दी। तो ये अगर मैंने इसका भी करा इंटीग्रेशन तो मुझे पूरा फोर्स F मिल जाएगा। अब जो F की वैल्यू आएगी बेटा, G स्मॉल m बाहर, कैपिटल M बाहर, ये लेंथ L भी बाहर, यहां पे बेटा स्मॉल d से L प्लस d, और बेटा x की पावर -2 dx। सब जानते हैं बेटा x की पावर n का क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, g m स्मॉल m बाई l, x की पावर -1, भाई पता है ना, चले जाता हूं मैं, x की पावर -2 + 1 अपॉन में कितना बेटा, -2 + 1, यहाँ पे d और यहाँ पे कितना बेटा l प्लस d है। कोई दिक्कत किसी को, बात में बिल्कुल ना हो। तो यहां पे जो फोर्स आएगा वो आएगा g m स्मॉल m बाई l, ये बेटा माइनस बाहर लगा दिया, है ना, और बेटा कितना आएगा ये 1 अपॉन में L प्लस डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, फाइनल स्टेप क्या आएगा बेटा, जो F आएगा वो -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में L, लिमिट लोगे, एलसीएम लोगे, कितना आएगा बेटा, d माइनस L माइनस d अपॉन में कितना बेटा, d इंटू कितना बेटा L प्लस डी। बेटा इससे कैंसिल, बेटा इस L से ये L कैंसिल, माइनस माइनस कितना बेटा प्लस, तो F इक्वल टू कितना बेटा, G कैपिटल M स्मॉल m D इंटू, तो इस मास M पे इस रॉड से इतना फोर्स लग रहा है। सब बच्चे लिखें फटाफट से प्लीज।